नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं डिबेट सेंट्रल। कानून की रचना पीड़ित के आंसुओं को पोंछने के लिए हुई थी। न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी इसलिए बांधी गई थी ताकि ताकतवर और कमजोर सब बराबर दिखे। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो जब कानून की वही चाबुक कुछ सातिर दिमाग ब्लैकमेलरों के हाथों में थमा दी जाए? क्या हो जब मासूमियत की आड़ लेकर किसी इंसान की सामाजिक, आर्थिक और मानसिक हत्या का कारोबार शुरू कर दिया जाए? मासूम बच्चियों की सुरक्षा के लिए बना पास्को एक्ट आज समाज के एक वर्ग विशेष के लिए अवैध वसूली का एटीएम बनता जा रहा है। खेल बहुत सीधा है और बहुत खौफनाक है। पहले सोशल मीडिया या अन्य तरीके से जान पहचान के जरिए जाल बिछाओ, सहमति से मुलाकात का बहाना बनाओ और फिर अचानक पुलिस पास्को और दुष्कर्म की धमकी देकर लाखों रुपए की वसूली शुरू कर दो। 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख जो दे, जो दिया वो छूट गया और जो नहीं दे पाया उसकी जिंदगी और इज्जत सलाखों के पीछे सड़ने के लिए छोड़ दी गई है। सवाल बेहद तीखा है, जब कानून की आड़ में बेगुनाहों को सरेआम लूटा जाएगा तो फिर सचमुच की पीड़ित मासूम बेटियों को न्याय कैसे मिलेगा? इसी पर हम करेंगे बातचीत, लेकिन पहले दिखाते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट। तारीख बदलती है, शहर बदलते हैं, लेकिन ब्लैकमेलिंग का ये स्क्रिप्टेड खेल नहीं बदलता। हाल ही में देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आए मामलों ने जांच एजेंसियों के भी कान खड़े कर दिए हैं। गिरोह का तरीका बेहद पेशेवर और संगठित है। पहला कदम होता है शिकार की पहचान करना। विशेषकर संपन्न, प्रतिष्ठित या सरकारी नौकरी करने वाले पुरुषों को निशाना बनाया जाता है। इसके बाद नाबालिग लड़कियों के जरिए सोशल मीडिया पर दोस्ती बढ़ाई जाती है, बातचीत का दायरा बढ़ता है और फिर सहमति से किसी होटल या रेस्टोरेंट में मुलाकात तय की जाती है। लेकिन असली खेल इस मुलाकात के ठीक बाद शुरू होता है। हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट और दिल्ली की अदालतों के सामने ऐसे दर्जनों मामले आए जहां कोर्ट को सख्त टिप्पणी करनी पड़ी। एक मामले में झूठी एफआईआर दर्ज कराकर 15 लाख रुपए ऐंठने की कोशिश की गई। जब आरोपी ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो उसे महीनों जेल में रहना पड़ा। बाद में जब व्हाट्सएप चैट्स और सीसीटीवी की जांच हुई तो पूरा सच सामने आ गया कि लड़की के परिजनों और बिचौलियों ने वसूली के लिए यह साजिश रची थी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई जिलों में पुलिस ने ऐसे संगठित हनी ट्रैप सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है, जहां नाबालिग बेटियों को बकायदा मुहरा बनाकर ब्लैकमेलिंग का नेटवर्क चलाया जा रहा था। जैसे ही मुलाकात होती, कथित रिश्तेदार और वकील बनकर पहुंचे बिचौलिए मौके पर धमक पड़ते। थाने जाने से पहले ही लाखों रुपए की डील टेबल पर आ जाती। लड़की नाबालिग है, पॉक्सो और दुष्कर्म की एफआईआर होगी तो करियर और इज्जत खत्म हो जाएगी। यह धमकी देकर 5 लाख से लेकर 20 लाख रुपए तक की खुलेआम वसूली की जा रही है। पॉक्सो कानून बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाया गया एक अत्यंत बड़ा कानून है, जिसमें जमानत मिलना बेहद मुश्किल होता है। लेकिन जब इस कड़े कानून का इस्तेमाल न्याय पाने के लिए नहीं बल्कि रंगदारी ऐंठने के लिए होता है तो इसके परिणाम दोहरे और बेहद भयानक होते हैं। कानूनी विशेषज्ञ कहते हैं कि जब किसी मामले में 3 या 4 साल बाद कोर्ट आरोपी को पूरी तरह बेगुनाह मानकर बरी करता है, तब तक उस इंसान की नौकरी छूट चुकी होती है, परिवार आर्थिक रूप से कंगाल हो चुका होता है और सामाजिक प्रतिष्ठा खत्म हो चुकी होती है। उस बेगुनाही का हर्जाना कौन भरेगा? इसकी सबसे बड़ी कीमत उन मासूम बेटियों को चुकानी पड़ रही है जिनके साथ सच में हैवानियत होती है। जब कानून का इस तरह खुलेआम दुरुपयोग होता है तो पुलिस और समाज असली पीड़ितों को भी संदेह की नजर से देखना शुरू कर देता है। रिटायर्ड पुलिस अधिकारी का दावा है कि झूठे मामलों की बाढ़ ने असली पीड़ित बेटियों के न्याय के रास्ते में दीवार खड़ी कर दी है। जब कानून का डर खत्म होकर इसका कारोबार बनने लगे तो समाज का न्याय व्यवस्था से विश्वास टूटने लगता है। और अब सवाल यह है कि इस कानूनी रंगदारी पर लगाम कैसे लगे? कानूनी और प्रशासनिक विशेषज्ञों का मानना है कि समस्या से निपटने के लिए 3 स्तरों पर बड़े कदम उठाने की सख्त जरूरत है। पुलिस जांच में सुधार हो, गंभीर आरोपों में बिना प्राथमिक जांच के गिरफ्तारी न हो और डिटेल
रिकॉर्ड, लोकेशन, व्हाट्सएप चैट और सीसीटीवी फुटेज की तुरंत निष्पक्ष जांच अनिवार्य हो। पैसे के लेन देन की बात सामने आते ही ब्लैकमेलरों पर रंगदारी की एफआईआर हो। दूसरा, गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हो। अगर यह साबित होता है कि नाबालिग को मोहरा बनाकर परिवार या बिचौलिए वसूली कर रहे हैं, तो उन पर केवल झूठी शिकायत नहीं बल्कि गैंगस्टर एक्ट और संगठित अपराध के तहत गैर जमानती केस दर्ज होना चाहिए। तीसरा, न्यायपालिका की सख्ती। अदालतों द्वारा झूठा केस ठोकने वालों और झूठी गवाही देने वालों पर वही सजा लागू की जाए जो आरोपी की हो सकती है, ताकि कोई भी कानून को वसूली का जरिया बनाने की हिम्मत ना कर सके। दर्शकों, कानून समाज की ढाल है, किसी की जिंदगी और इज्जत नीलाम करने का हथियार नहीं। मासूमों की सुरक्षा के लिए बने कानूनों का यदि इसी तरह बाजारीकरण होता रहा तो यह न केवल बेगुनाह पुरुषों की जिंदगी तबाह करेगा बल्कि उन बेटियों के हक पर भी डाका डालेगा जिन्हें सच में इंसाफ की सख्त जरूरत है। वक्त आ गया है पुलिस प्रशासन केवल कागजी खानापूर्ति बंद करे, वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर जांच करे और ब्लैकमेलरों के सिंडिकेट को सलाखों के पीछे भेजे, क्योंकि जब तक सजा का डर ब्लैकमेल करने वालों में नहीं होगा तब तक ना तो बेगुनाह सुरक्षित है और ना ही हमारी बेटियां। तारीख बदलती है, शहर बदलते हैं, लेकिन तो पूरे देश भर में पास्को के नाम से अवैध तरीके से वसूली की जा रही है। लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, लोग डर जाते हैं। क्या करें भैया, उनके पास पास्को जैसे केस में फंसने का वही नहीं है। इसमें सबसे बड़ी चीज होती है तो थाने से जो दलाली शुरू हो जाती है और थाने के बाहर भी वो दलाल बैठे रहते हैं। वहां के जिम्मेदार अधिकारी पुलिस कर्मियों को टीआई हो या एसआई हो उनको गुमराह करते रहते हैं। हमारे साथ इसी पर करेंगे बातचीत करने के लिए कनिका भारद्वाज जी हैं, सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट हैं। मैडम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बालेश्वर प्रसाद जी हैं, पूर्व डीएसपी हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और रोहित मिश्रा जी हैं, बीजेपी नेता हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहले डीएसपी साहब आप ही के पास चलते हैं। क्या वजह है कि पुलिस ढंग से छानबीन नहीं कर पाती है और दलालों के द्वारा लगातार आवेदन दिए जाते हैं, थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, बेकसूर लोग फंस जाते हैं, जिसका आर्थिक जो बोझ है वो सरकार पे आती है? जी अरुण जी, आपका सब्जेक्ट जो कंटेंट हमेशा बहुत उम्दा लेवल का होता है और हमेशा आप उन्हीं मुद्दों को उठाते हैं जो आजकल के हमारे जनहित लोकहित में सोसाइटी में आवश्यक है। आज का मुद्दा जो आपने उठाया ये आपका जो सब्जेक्ट है रेलिवेंट है। हमारा कहना यह कि कोई भी पुलिस वाला हो तो कोशिश करता है कि उससे गलतियां ना हो, लेकिन ऐसी कुछ व्यवस्थाएं हैं, लेट से रिपोर्टिंग करना, डिले रिपोर्टिंग करना या आपको 0 एफआईआर से विलंब करके पहुंचना, तो कुछ ऐसे त्रुटियां हैं कि जो सही समय पर प्राथमिकी दर्ज नहीं हो पाती। अभी हमारे सोसाइटी में ऐसा है कि जो कम एज के जो बच्चे हैं जिनके साथ घटनाएं हो जाती हैं, कोशिश करते हैं कि समाज में उसको दबाने के लिए, या बहुत से समाज में ऐसे लोग हैं कि इसको समझौता तक कराने के लग जाते हैं। लेकिन अब ऐसी बात नहीं है, थोड़ी सी जागरूकता की आवश्यकता है। और ये सभी जानते हैं कि पॉक्सो एक्ट 2012 में जो एक बार गया तो उसको सजा आपको 20 ईयर्स या मैक्सिमम जो हो, इसके बारे में तो मैम आपको सुप्रीम कोर्ट मैम बताएंगे डिटेल से, लेकिन तय है। लेकिन जो भी आपका आरोप है उसके सुधार की आवश्यकता है और पुलिस वालों को भी सुधरने की आवश्यकता है। जी अरुण जी, आगे बढ़ाया जाए, जैसे होगा आगे हम बताते रहेंगे। जी अरुण बालेश्वर जी, ये कहाँ पे ये जो गठजोड़ है, पुलिस कैसे नहीं समझ पा रही है? अगर कोई भी व्यक्ति फर्जी शिकायत करता है, पुलिस किसके दबाव में आखिर कार्रवाई करने पर उतारू हो जाती है, जबकि उसमें शुरू से लेकर आखिरी तक दलाली रहती है, मासूमों को बलि का बकरा बनाया जाता है? ये अरुण जी ऐसी बात नहीं है। हमने पहले कहा कि कोई भी पुलिस वाला हो, कोई थाने वाला हो, ऐसा जानबूझकर गलती नहीं करेगा, लेकिन बीच के कुछ असमानताएं हैं कि आप सामाजिक बातें हैं। अभी भी बिहार जैसे अगर राज्य की जहां तक बात लेते हैं, क्योंकि बिहार से हम आपके साथ हैं, कि अभी भी यहाँ पे समाज में ऐसी कुरीतियां हैं कि लोग समय पर रिपोर्टिंग नहीं करना समय पर, और उसी के बीच में कुछ दबंग लोग ऐसे हैं कि वो चाहते हैं कि केस को रफा दफा किया जाए। आनंद फानन में बाद में प्रेशर पड़ते जो एफआईआर दर्ज होता है तो आरोप का पर्चा डीएसपी साहब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान से लगातार अगर आप खबर देखते होंगे, टीवी वगैरह देखते होंगे, देखिएगा
लगातार नाबालिग पास्को का फर्जी मामले सामने आ रहे हैं। अब इन पर ऐसी कोई व्यवस्था क्यों नहीं है जो लगातार जो फर्जी मामले दर्ज कराते हैं, पैसे हटते इन पर कानूनी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि जो बेकसूर हो बाहर रह सके, जो वास्तव में दोषी है उसी को सजा मिले। जी अरुण जी, बात सही बात है, लेकिन बिल्कुल इतना बात मानना होगा सरकार के भी, राज्य सरकारों का भी, और पुलिसिंग साइड से भी और एक्सिक्यूटिव साइड से कहा जा सकता है ये जागरूकता अभियान एक्चुअल इसमें जो एनजीओ इसमें जिम्मेवार है। एनजीओ संस्था का काम है कि उसको प्रचार करना या जो भी बातें हैं पुलिस अधिकारियों को भी, जब तक समन्वय आपस में तालमेल सोसाइटी के पॉलिटिशियन चाहे सत्ता का हो चाहे बेसत्ता का हो, एक अच्छी तालमेल समाज में बने अगर हेल्दी तरीके से, तो कुछ कम किया जा सकता है। जो आरोप है उसमें काफी कमी लाई जा सकती है। जी अरुण जी, इसके लिए क्या कुछ व्यवस्था बनाई जा सकती, कहां पे कमियां रह जाती है डीएसपी साहब, जहां पर इसका जो है षड्यंत्रकारी है, जो कि माफिया होते हैं वो उसका फायदा उठाते हैं? देखिए, माफिया तो उन्होंने पहले ही कहा कि समाज में कुछ अभी भी, कि कोई भी राज्य हो भारतवर्ष का, अभी भी आज जो दबंग है तो बहुत दबंग है, और जो कमजोर है कमजोर है। फीलिंग जो आता मन के भीतर अमुक की जाति का है, अमुक की, उसका कुछ असर तो जरूर पड़ता ही है। लेकिन इतना जरूर बताएंगे कि एक 0 FIR के भी अब सुप्रीम कोर्ट ने, नया सरकार ने व्यवस्था किया कि महिलाएं कुल मिला के आपका कहना है 0 FIR, इसके वजह से जो है लगातार जो ये संगठित गिरोह है इसका फायदा उठाते हैं। बहरहाल बीजेपी नेता रोहित मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। रोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रोहित जी, देश की राजधानी दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे राज्यों में नाबालिग की सुरक्षा के लिए बने पास्को कानून का इस्तेमाल अवैध वसूली का धंधा बनने लगा है। भाजपा शासित राज्यों में इस हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग सिंडिकेट पर नकेल कसने के लिए सरकार क्या कुछ विशेष कड़ा कदम उठाने जा रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि भाजपा शासित राज्यों में पाक्सो कानून का दुरुपयोग किया जा रहा हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कानून होते हैं, चाहे वो भाजपा शासित राज्य हो चाहे कांग्रेस शासित राज्य हो। सरकारें जनता की होती हैं, सरकारें किसी दल की नहीं होती हैं। लेकिन जहां पे जिस तरीके से उसमें विवेचना पुलिस करती है, पुलिस का ये देखिए, जिसको जो अधिकार है, जज को अधिकार है कि न्याय करेगा, वो दंड देगा या दोष मुक्ति करेगा, और पुलिस का काम है कि वो पूरे प्रकरण की विवेचना करेगी और पूरे प्रकरण की फाइनल चार्जशीट तैयार करेगी और न्यायालय के समक्ष पेश करेगी। तो देखिए, अगर 500 मामले फर्जी हैं तो वो इक्विटल होते हैं, और अगर वो मामले सही हैं तो उसमें दोष पूर्ण की तरीके से कार्यवाही की जाती है, कि दोषी मान की कार्यवाही की जाती है। 500 एक ऐसा एक्ट है जिसमें ये मान लिया जाता है कि सामने वाला दोषी है, उस हिसाब से ट्रायल किए जाते हैं। तो ये बिना किसी तथ्यात्मक प्रमाण के ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि भाजपा शासित राज्यों में पाक्सो कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। डीएसपी साहब, बिना प्राथमिक जांच के FIR, जब सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालय की स्पष्ट गाइडलाइन है गंभीर मामलों में भी गिरफ्तारी या FIR से पहले प्राथमिक जांच होनी चाहिए, तो पुलिस थानों में बिना CCTV फुटेज, कॉल डिटेल्स या व्हाट्सएप चैट की सच्चाई परखे सीधे पास्को में FIR क्यों दर्ज कर लेती है पुलिस? देखिए, अब कानूनी अड़चने हैं कि जो पास्को के स्पेशली बनाया गया है, वैसी जो नाबालिग बच्चियां जो जिसका उम्र एज काफी कम हो और ये इसके कानून के जानकारी न हो, तो वैसे कम बच्चियों की जो नाबालिग जो हो उनके लिए एक पास्को एक्ट बनाया गया है कि इसमें इमीडिएट इसमें स्पीडी ट्रायल होगा, कम गवाही में ही जल्दी सजा हो, उसको फाइन हो, कम से कम एक्यूज को जो इसमें पीड़ित होंगे, जो एंटी जो एक्यूज कह सकता है, उसको लंबी 10 साल से 20 साल की सजा हो, ये प्रावधान जो किया गया है। और रही बात है कि जो आपका जो आरोप है कि जैसा कि आप बता रहे हैं, तो उसमें तो कुछ हमेशा हम आपके चैनल के माध्यम से पुलिस साइड से हम बताते हैं कि जागरूकता की आवश्यकता है। जब तक नेता पॉलिटिशियन वहाँ सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, राजनीति नहीं होनी चाहिए, जातिवाद नहीं होनी चाहिए। अगर हम सब मिल करके इसमें चैनल पे आपकी भी भूमिका होनी चाहिए कि हम लोग ऐसे हेल्दी तरीके से ऑर्गेनाइज वे में वर्क करें, तो निश्चित तौर पर जो आपका इतना बढ़िया फाइन जो आप सब्जेक्ट है उसका निदान निकल सकता है। जी रोहित जी, झूठे मुकदमों और गवाही पर सजा, क्या देश की न्याय व्यवस्था में ऐसा कोई कड़ा प्रावधान नहीं होना चाहिए कि झूठा पास्को या दुष्कर्म का केस दर्ज कराने वालों और अदालतों में झूठी गवाही देने वालों को भी उतनी ही कठोर सजा मिले जितनी उस बेगुनाह आरोपी को मिल सकती थी?
तो समझिए, देखिए क्या है, अपन लोग चैनल में बैठे हैं लेकिन बात किसकी कर रहे हैं? कानून की। नया जो बीएनएस है, जो नया बीएनएसएस है, बीएनएसएस में प्रोविजन है। पूर्व में जो हमारी सीआरपीसी थी वहां भी प्रोविजन था, यहाँ भी प्रोविजन है। कोई व्यक्ति झूठी गवाही देगा उसके ऊपर भी ऑफेंस किए जाने की कार्यवाही कानून है। झूठी गवाही, झूठी एफआईआर के संदर्भ में भी कानून है। लेकिन होता यह है कि जो जो आम आदमी होता है, जो गरीब व्यक्ति होता है, तो उस सफर को जब वो तय कर लेता है 5 साल, 3 साल, 4 साल, तो वो नए सफर की ओर नहीं जाना चाहता है, क्योंकि अदालती प्रोसीडिंग थोड़ा क्लिष्ट होती है, कठिन होती है। इस कारण से ऐसी दशा में कोई भी व्यक्ति नए मामले में उलझना नहीं चाहता है। ऐसा नहीं है कि नहीं है प्रोविजन, क्योंकि आप देखिए पॉक्सो के मामलों को इतना हल्के से हम नहीं ले सकते हैं। पॉक्सो का मामला निर्भया कांड के बाद और अन्य छोटे छोटे अमेंडमेंट होते रहे हैं। पॉक्सो एक बहुत गंभीर समस्या है और हमारे समाज के लिए एक निंदनीय विषय है, जिस विषय पर हम लोग यहाँ पे बैठ के बहुत सारी बातों का इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन न्यायालय पॉक्सो के विषय पर बहुत सख्त है। न्यायालय में आपको ऑन प्रोसीडिंग बता दूं, मैं पेशे से वकील भी हूं। न्यायालय में किसी भी व्यक्ति को दोषी मान के तो कार्यवाही होती है, लेकिन उसमें पॉजिटिव और निगेटिव विषय के संदर्भ में उसका डीएनए टेस्ट होता है और डीएनए टेस्ट के पश्चात कार्यवाही होती है जो सजा की ओर जाती है या दोष मुक्ति की ओर जाती है। तो ऐसे नहीं है कि कोई हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि पुलिस ने फर्जी कार्यवाही किया है। अगर पुलिस ने फर्जी कार्यवाही किया है तो कोर्ट से छूट जाते हैं, लेकिन अगर पुलिस ने सही कार्यवाही किया है तो एविडेंस के पश्चात साबित होने के बाद उनको दोषपूर्ण तरीके से कार्यवाही की जाती है, कोर्ट उनको सजा देती है। तो इस तरीके से अब तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है कि भाजपा शासित राज्यों में पॉक्सो के फर्जी मामले दर्ज हो रहे देखिए हैं। रोहित जी, यहाँ पे सरकार चाहे किसी की भी हो, यहाँ पे डिबेट सिर्फ इसलिए हो रहा है कि कोई बेगुनाह ना फंसे, जो गुनाहगार हो बचे ना। हमारा एक सीधा साफ मकसद है। बहरहाल हमारे साथ कनका भारद्वाज जी जुड़ चुकी, सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट। मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है। कनका जी, पॉस्को एक्ट बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाया गया एक अत्यंत कड़ा कानून है, जिसमें जमानत मिलना बहुत मुश्किल होता है। इस कड़े कानून के बेकाबू होते ही जो दलाल है बीच में, इनको मासूमों को बलि का बकरा बनाकर इसका दुरुपयोग करते हैं, इसको रोकने के लिए कानूनी बिरादरी और बार एसोसिएशन खुलकर आगे क्यों नहीं आता है? तो देखिए, जिस तरह से आपने बताया कि ऐसे इस तरह के रैकेट्स चल रहे हैं, तो ये तो एक्नॉलेज मैं करती हूँ कि ये डेफिनेटली इस तरह के रैकेट चल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सामने नहीं आते। बहुत सारे लॉयर्स फ्रेटर्निटी से ऐसे बहुत सारे लॉयर्स हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सामने आते हैं और जो ये चीज़ एक्नॉलेज करते हैं कि ये चीज़ गलत हो रही है सोसाइटी में। ऐसे जो फॉल्स केसेस फाइल हो रहे हैं वो गलत फाइल हो रहे हैं। लेकिन देखिए, प्रॉब्लम मैं बताती हूँ कहाँ पर है, कि अगर फॉल्स केसेस सिर्फ 5 है तो जो जेन्युइन केसेस है वो 100 है। हम रोज और सोशल मीडिया पे, न्यूज में, आप ही के चैनल के माध्यम से और लोगों के माध्यम से देखते हैं कि किस तरह से माइनर जो बच्चे हैं उनका हैरेसमेंट हो रहा है। और छोटी छोटी बच्चियां 2 साल, 4 साल, 5 साल, कईयों का गैंग रेप हो रहा है। अभी रिसेंटली एक केस आया था, असम से एक छोटी सी बच्ची वो शादी में गई थी, उसका रेप हो गया और उसको मर्डर कर दिया। तो जो जेन्युइन केसेस है वो इतने ज्यादा है कि जो फॉल्स केसेस होते हैं, अब इन जेन्युइन केसेस की वजह से फॉल्स केसेस पे भी एक तरह से जो है वो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं असर आता है। तो ये एक प्रॉब्लम है कि बैलेंस करना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि ऐसे लॉज आने चाहिए कि अगर पता चले कि केस फॉल्स है तो उस जिन्होंने केस किया है उसके ऊपर भी कोई सजा हो या कोई फाइन हो या इस तरह से कोई ऐसा प्रावधान आए, कोई ऐसी गाइडलाइंस आए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो ये इस तरह से जो रैकेट्स है वो बढ़ते रहेंगे और फॉल्स केसेस को रोकने के चक्कर में जो जेन्युइन केसेस हैं वो भी सफर नहीं होने चाहिए, मेरा ये मानना है। जी कनिका जी, जिस तरीके से एक दलाल जो होते हैं, सिंडिकेट थाने के बाहर से उनका दलाली से घर चलता है, ऐसे लोग क्या करते हैं कि नाबालिगों को अपना मोहरा बनाते हैं और लगातार शिकायत करते हैं, फिर बाद में पैसे का खेल शुरू करते हैं। पुलिस आनन फानन में कभी कभी दबाव में एफआईआर दर्ज कर लेती है, लेकिन पूरी जांच के बाद पता चला वो बेकसूर है। लड़की और उसके जो सिंडिकेट दलाल है वो पूरी तरह से ब्लैकमेल करते हैं। ऐसे लोगों पर क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है, क्या कुछ होना चाहिए? चूंकि आप सुप्रीम कोर्ट में हैं, वहां से हमेशा इस मामले में कड़े और नया दिशा निर्देश निकलते रहते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, ऐसे केसेस में डेफिनेटली सबसे पहले ब्लैकमेलिंग और एक्सटॉर्शन का केस बनता है। इमीडिएटली ऐसे लोगों पे एफआईआर होकर इनको अरेस्ट कर लेना चाहिए। सबसे बड़ी गलती यही होती है कि ऐसे लोगों का अरेस्ट नहीं होता। अभी ये लोग खुले घूमते रहते हैं, ऐसे रैकेट सामने आते हैं, लेकिन पुलिस वाले दबाव में आके पॉक्सो केस को फाइल कर देते हैं। लेकिन जब पता चलता है कि वो केस फॉल्स है तो उनपे
क्रॉस कार्रवाई करने में इतनी देरी क्यों हो जाती है? इतने में तो वो सारे एविडेंस मिटा चुके होते हैं, टैंपर कर चुके होते हैं, कई लोग होते हैं जो भाग चुके होते हैं। तो मेरे को लगता है कि पुलिस वालों को इमीडिएट बेसिस पे एफआईआर करके इन लोगों को अरेस्ट करना चाहिए। अगर ऐसे लोग अरेस्ट इमीडिएटली हो जाए, क्योंकि देखिए लॉज तो है, ऐसा तो नहीं कह सकते कि लॉज नहीं है, लॉज तो डेफिनेटली है, लेकिन उनका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है या तो वो कम होता है या उसमें डिले हो जाता है। अब ऐसे केसेस में इम्प्लीमेंटेशन डिले हो गया, जब अगर पुलिस वाले इमीडिएट एफआईआर करके उनको जेल में नहीं डाल पा रहे हैं या नहीं डालते हैं, तो डेफिनेटली केस तो वीक हो ही जाएगा अपने आप। यहाँ पे मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन को थोड़ा सा स्ट्रांग रहना पड़ेगा और इमीडिएटली ऐसे लोगों को अरेस्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल रोहित जी, गैंगस्टर एक्ट सख्त कानून, मासूमों को मोहरा बनाकर संगठित रूप से रंगदारी वसूलने वाले इन गिरोहों और बिचौलियों पर केवल मामूली धाराओं के तहत जो मामूली धाराओं के बजाय गैंगस्टर एक्ट और गैर जमानती धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कुछ नया कानून लाने की योजना बना रही है? क्योंकि सरकार कौन सी कानून ला रही, कौन सा बिल संसद या विधानसभा में पेश करे, इसकी जानकारी तो किसी व्यक्ति को खुद में नहीं होती है। लेकिन वर्तमान में भारत में जितने भी कानून बने हुए हैं उन कानूनों का उपयोग किया जा रहा है। और देखिए, हम ये मानते हैं कि कुछ थानों में पुलिस वालों की हीरा वाली या पुलिस वालों की व्यक्तिगत रुचि न लेने या रुचि लेने से भी आम जनता को न्याय नहीं मिल पाता है। इस विषय को हम इतना स्वीकार करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर देश में इस तरीके से होने लगे कि पुलिस जिनको कानून का प्रथम दृष्टया इम्प्लीमेंटेशन करने का अधिकार है, तो अगर वो ऐसा नहीं करने लगे तो देश में अराजकता व्याप्त हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अभी पर्याप्त तरीके से देश में बने कानूनों का उपयोग किया जा रहा है। और अगर कोर्ट में आती है बातें, तो कोर्ट में तो पूरा ट्रायल चलता है, पूरे साक्ष्य और विवेचना, साक्ष्य और कार्यवाही के आधार पर ही किसी को दोष मुक्त ये किया जाता है या किसी को सजा दी जाती है। तो देखिए, गैंगस्टर एक्ट जहां जरूरत है वहां लग भी रहा है, जहां जरूरत नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बीच बीच में कहती रहती हैं, पुलिस को बुला के कटघरे में खड़ा कर देती हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति को अगर आपको वर्दी मिल गई है तो क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को उठा के लेके आओगे और उसके गैंगस्टर एक्ट लगा दोगे। तो कभी कभी पुलिस पर जुर्माना कर देती है हाई कोर्ट। तो पुलिस भी थोड़ा अपने आप में कहें कि बच के कोशिश करती है कि ऐसी कार्रवाइयां करे, क्योंकि ये कड़ी कार्रवाइयां होती है। चलिए डीएसपी साहब, वैज्ञानिक साक्ष्यों की अनदेखी, शुरुआती बयानों और मेडिकल जांच में विरोधाभास साफ नजर आने के बावजूद पुलिस तुरंत जो है वैज्ञानिक साक्ष्य जैसे आपका सीडीआर, लोकेशन, डिजिटल एविडेंस की निष्पक्ष जांच करके बेगुनाह को राहत क्यों नहीं देती है? क्या चुल मची रहती पुलिस को कि किसी को भी फंसा दो, क्या करना है उसका क्या जाएगा, भुगतेगा तो आम आदमी, गरीब आदमी। देखिए अरुण जी, आपको फर्स्ट कानूनी बात बताना चाहेंगे जी। कोई भी बच्ची पॉक्सो एक्ट में अगर वो आती है पीड़ित के रूप में पुलिस के समक्ष, तो सबसे पहले उसका ऑनरेबल कोर्ट में उसका बयान होता है। उसका बयान बंद कमरे में होता है, बयान महिलाएं दंडाधिकारी लेवल के लेती है। उसके बाद स्टेटमेंट लेने के बाद जो उनका होगा उसी आधार पर अनुसंधान शुरू हो जाता है। नंबर 2, ये सत्य है कि जो डिले एफआईआर मैंने पहले भी कहा, फिर अगेन जितने जो डिले एफआईआर में होने पर निश्चित तौर पर कुछ ऐसे डीएसपी साहब माफ करिएगा, सर में चोट लगी, अब पांव का इलाज करने में तुले। हमारा सवाल ये है कि किसी भी बेटी का बेगुनाह बख्शा ना जाए, और कोई अगर आप दलाल सिंडिकेट जो है इस तरीके से पॉक्सो एक्ट यूज कर रहा है वो बचे, वो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो। हमारा सवाल सीधे ये है, जो बेचारा बेगुनाह है उस पर आपकी पुलिस क्यों एकदम जल्दी से एफआईआर कर दो, तनातन भेज दो जेल? इस पर क्या कुछ विचार है आपके, चूंकि आपने बहुत साल पुलिस में सेवा दिए हैं। जी बिल्कुल सही बात, हम स्वीकार करते हैं इस बात को, लेकिन इस बात को हम इंकार भी करते हैं कि ऐसी बात नहीं। हम अगेन बार बार बोलते हैं कि जो कई ऐसे आप देखेंगे थाने के आगे आगे बाहर घूमते हैं, अब आप ले चलते हैं कोर्ट के भीतर, आप ताजुब करेंगे कि इस चैनल के माध्यम से बता रहे हैं कि कोर्ट में पेशेवर आपको गवाह दिखते हैं। वहां पर ऐसे गवाह दिखेंगे कि आपके एक नहीं, दो नहीं, 10 केस में गवाही चाहिए। और पॉक्सो एक्ट में इस तरह केसेस में कोई गवाह बनना भी नहीं चाहता है, अब बनना भी चाहता है तो डरता है ये। अब पुलिस को चाहिए कि इमीडिएट कि इसको जल्दी ट्रायल कराएं और जल्दी सिर्फ चार्जशीट कराएं, सजा कराएं। उसी आनंद फानंद में जो रियल जो एविडेंस होता है घटनास्थल पर देखने वाला या ऑन हियर से वाला, तो एक्चुअल ओमिशन छूट जाता है। इस बात को हम स्वीकार करते हैं आपके चैनल पर। ये जब तक लोगों में हिम्मत, हौसलाई महिलाओं के प्रति, बेटी जगाओ महिलाओं के समर्थन में गवाहों को समाज में खड़ा होना होगा
खुलकर उसको गवाही देनी होगी, सपोर्ट करना होगा, तब जाकर आपका जो आरोप प्रत्यारोप में कुछ हद तक कमी आएगी। चलिए कनिका जी, असली पीड़ितों के हक की रक्षा, यानी कि जब इस तरह के फर्जी प्लांटेड जो मामलों की बाढ़ आएगी तो न्यायपालिका और समाज का भरोसा असली पीड़ितों से उठने लगेगा। क्या यह सच नहीं है कि इन ब्लैकमेलर्स की वजह से उन मासूम बेटियों को न्याय मिलने में सबसे बड़ी बाधा हो रही है, जिन पर असली में अत्याचार हुआ है? जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ऐसे मैंने पहले भी कहा था, ऐसे फॉल्स केसेस के चक्कर में जो बेचारे जेन्युइन केसेस है जिनके साथ सच में ये सब चीजें हुई होती हैं, उन पे भी असर पड़ता है। उनको भी ऐसा देखा जाता है कि क्या ये सच बोल रही है या झूठ बोल रही है। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली फर्क पड़ता है। और देखिए, समाज का भी कहीं ना कहीं भरोसा डेफिनेटली उठ जाता है जब ऐसे फॉल्स केसेस सामने आते हैं। लेकिन आप देखिए कि जैसा कि मैंने पहले कहा कि अल्टीमेटली जुडिशरी को और पुलिस ऑफिसर्स को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होने की बहुत जरूरत है। मेरे को लगता है जुडिशरी को भी काफी स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है इन सब मामलों में। पहले देखा जाए कि भाई कोई एविडेंस है, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है, या इन्वेस्टिगेशन जो है वो सही तरह से हुई है नहीं हुई है, इन सब चीजों को भी देखा जाना चाहिए। बट वही मैं अगेन वही बात बोलूंगी कि जो सच में जो जेन्युइन केसेस है उनकी तादाद इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब अगर ऐसे केसेस में कोई भी डील देना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी सोसाइटी के लिए, क्योंकि जो जेन्युइन लड़कियां हैं वो तो सफर करेंगी ही करेंगी। तो ऐसा कोई लॉ आए या ऐसी कोई गाइडलाइन आए जिससे स्टार्टिंग में ही ये एनालाइज हो जाए कि भाई इन्वेस्टिगेशन में अगर लग रहा है कि जो आरोपी है वो निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया, तो उसी टाइम उसके फेवर में कार्रवाई हो, ना कि ये कि उसको जेल में डाल दिया जाए और फिर वो बाद में बाहर निकल रहे हैं। ऐसे तो आरोपी की पूरी लाइफ खराब हो जाएगी, उसने कुछ किया भी नहीं। तो देखिए, लॉ में साफ एक चीज कही गई है कि कोई भी इनोसेंट कभी भी फंसना नहीं चाहिए, कोई भी इनोसेंट जेल में नहीं जाना चाहिए। तो ये एक प्रेसिडेंट है, ये एक समझना चाहिए मेरे हिसाब से जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या पुलिस ऑफिसर्स हैं या इनफैक्ट कोर्ट को भी। तो ऐसी कोई नई गाइडलाइंस आने की बहुत जरूरत है, क्योंकि पुरानी गाइडलाइंस जो है उनको तो आप नहीं छेड़ सकते, क्योंकि जो अगर पुरानी गाइडलाइंस को आप छेड़ोगे तो जो जेन्युइन केसेस है वो सफर करेंगे। जी रोहित जी, शासन सत्ता आपकी है अधिकतम राज्यों में। सीधा सवाल मेरा यह है कि असली पीड़ितों की सुरक्षा, इस तरह के फर्जी और प्लांटेड मामलों की बढ़ती बाढ़ से जांच एजेंसियों और समाज का भरोसा असली पीड़ितों से उठने लगता है। सरकार यह कैसे सुनिश्चित करेगी कि इन ब्लैकमेलर्स की हरकतों की वजह से उन मासूम बेटियों का हक न मारा जाए जिनमें असल में अत्याचार हुआ है? ऐसा नहीं है कि सरकार प्रयास नहीं करती है। सरकारों को जब लगने लगता है कि सही में किसी गंभीर कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है तो उन पर भी कार्रवाई किए जाने के प्रोविजंस हैं, ऐसा नहीं है। और उसकी विधिवत जांच की जाती है। हमारे यहाँ जांच एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां पूरा सुनिश्चित करती हैं कि कब कौन व्यक्ति ने किस तरीके से किसी के साथ चीटिंग किया है। और यहाँ तक कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति कानून जानता है तो कानून में सारी बातें लिखी भी हुई हैं। अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर फर्जी एफआईआर कोई व्यक्ति करा रहा है तो उस पर भी कार्रवाई किए जाने के प्रोविजंस हैं। तो डायरेक्टली हम किसी व्यक्ति को ये नहीं कर सकते हैं कि ब्लैकमेलर ऐसा कर रहे हैं। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि देश में कई गिरोह ऐसे पकड़े गए हैं जो पॉक्सो एक्ट के मामलों में ऐसे लोगों को जो अमीर घर के लड़के हैं उनको फंसा देते हैं और उनसे मोटी रकम लेने के चक्कर में उनको बकवास में उनकी लाइफ खराब करते हैं। तो ऐसे लोगों पर भी प्रॉपर कार्रवाइयां होती रहती हैं। सरकारें, मैं बार बार कहता हूं कि सरकारें जनता की होती है। सरकारें जब तक सरकार नहीं बनती तब तक के लिए होती है कि भाजपा की है कि कांग्रेस की है, किसी अन्य दल की है, लेकिन सरकारें लगातार उस दिशा में अपडेशन करती रहती हैं। चलिए डीएसपी साहब, हनी ट्रैप सिंडिकेट के मास्टर जो माइंड होता है उस पर कार्रवाई की बात कर लेते हैं। पुलिस केवल मोहरे बनकर सामने आने वाली लड़कियों या उसके परिजनों तक ही सीमित क्यों रहती है? इस पूरे संगठित ब्लैकमेलिंग रैकेट के असली मास्टरमाइंड और जो कुछ वकीलों के चोलों में घूमते हैं बाहर दलाल, कभी कभी आपने देखा होगा खुद फर्जी वकील पकड़े जाते हैं कोर्ट के बाहर ऐसे ही दलाली करते हुए, उन पर क्या कार्रवाई सुनिश्चित करेगी पुलिस, किस तरीके से करेगी? देखिए, प्रॉपर मैं आपको बीएनएस के कई सेक्शन बना हुआ है कि जो जिस दायरे में अगर गलती करते हो, चाहे हम हो, आप हो, वकील हो, कोई हो, वो सेक्शन में इन्वॉल्व उसको होना ही है। रही बात की जो आपने का जो आज का मुद्दा, हम फिर आपकी तारीफ इसलिए करते हैं अपने चैनल के माध्यम से। आपका मुद्दा जो होता है, हमको लगता है ऑल ओवर इंडिया में किसी भी आपको चैनल पर जो मुद्दा आप उठाते हैं वो कोई नहीं उठाता है। इसके हमेशा बार बार आपको हम बधाई भी देते हैं। जो आपने बातें रखी हैं, हम निश्चित तौर पर हम आज अपने विभाग के लोगों को भी जो हमारे संपर्क में हैं, हम बातों को
प्रसारित करें कि भाई आप लोग डीए न्यूज प्लस को देखें, कई बातें लाइट में आई हैं और मैं कोशिश यही रहेगी कि अब ऐसी बातें नहीं, लेकिन अभी सुधार की आवश्यकता है, विचार बदलने की आवश्यकता है, फीलिंग बदलने की आवश्यकता है और साथ साथ जागरूकता की आवश्यकता है। अगर चारों चीज में हम आप और साथ साथ हम ये भी चाहेंगे चैनल के माध्यम से कहने के लिए, अब वक्त आ गया है गार्जियन को अपने बच्चों को बतावे कि आपका सेक्स क्या होता है, एज क्या होता है। जी। जब एक ये भी आवश्यक है, अगर ये नहीं किया जाएगा तो घटनाएं होती रहेंगी, लोग दबते रहेंगे और हम लोग। चलिए रोहित जी, एक सवाल आपसे लूंगा, एकदम जल्दी जवाब दीजिएगा, चूंकि आप एडवोकेट भी हैं, माने जाने एडवोकेट हैं, भाजपा नेता भी हैं, चूंकि 2 in 1 तो सब आप ही हैं, इसलिए आपसे बनता है त्वरित न्याय या फास्ट ट्रैक कोर्ट झूठे मामलों की पहचान करके उन्हें शुरुआती चरणों में ही खारिज करने और ऐसे षड्यंत्रकारी पर मुकदमा चलाने के लिए क्या अलग से फास्ट ट्रैक कोर्ट या विशेष ट्रिब्यूनल का गठन किया जा सकता है आने वाले टाइम पे? देखिए, ये आपका सवाल बहुत बहुत गंभीर और बहुत सच में देश के लिए ये बहुत ही आवश्यक विषय है, क्योंकि हम लोग पेशेवर वकील भी हैं, कानून जानते हैं, लोगों के जूते टूट जाते हैं अदालतों में आते आते। तो मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रत्येक जिलों में होनी चाहिए और इस दिशा में विवेचना होनी चाहिए कि कोई भी विषय सही है या गलत है। अदालतों में प्रकरण लंबित हो जाते हैं, प्रकरण 10 साल 15 साल तक कोई व्यक्ति चलता रहता है, उसके बाद उसको न्याय मिलता है और नहीं भी मिलता है। तो ऐसी दशा में ये आवश्यक कदम है और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की एक जो सरकार है वो आम जनमानस के लिए बड़े ही कृतज्ञ है, बड़े ही कहे कि हिम्मत तरीके से काम करती है। तो आने वाले टाइम पर ये देखने को मिलेगा जी कि देश में इस तरीके की फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रत्येक जिलों में होगी। हालांकि कुछ राज्यों के प्रत्येक जिलों में व्यवस्थाएं शुरू भी हो गई। जी, तो शुक्रिया आप तीनों का। आज हमने इस ग्राउंड रिपोर्ट में जो दिखाया है वो सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि हमारी न्याय व्यवस्था और समाज की अंतरात्मा पर एक करारा तमाचा है। सवाल बहुत सीधा है और कड़वा है, क्या एक कड़ा कानून जो मासूमों की ढाल बनना चाहिए था आज कुछ सातिर दिमागों के लिए वसूली करने का लाइसेंस बन चुका है? जब जब खाकी और कोर्ट के नाम पर 5 लाख 10 लाख 20 लाख की बोलियां लगने लगेगी तब तब याद रखिए सिर्फ एक बेगुनाह पुरुष का कैरियर या उसकी इज्जत ही नहीं उखड़ती बल्कि उस असली पीड़ित बेटी के हक में भी डाका पड़ता है जिसने वाकई इस कानून की छांव की जरूरत होती है। आज जरूरत इस बात की नहीं है कि हम अपनी आंखें मूंद ले या किसी एक पक्ष के बहकावे में आ जाएं। जरूरत इस बात की है कि पुलिस प्रशासन अपनी कागजी खाना पूर्ति छोड़े और हर झूठी शिकायत, हर उस हनी ट्रैप सिंडिकेट और हर उस बेचैलियों पर गैंगस्टर एक्ट का शिकंजा कसे जो इस देश के कानून को रंगदारी का हथियार बना रहे हैं। अगर आज इन ब्लैकमेलरों के गिरेबान पर हाथ नहीं डाला गया तो कल ना कोई बेगुनाह सुरक्षित बचेगा और ना ही न्याय की इस देवी पर किसी का भरोसा टिकेगा। फैसला अब समाज को, पुलिस को और सिस्टम को करना है कि कानून इंसाफ का मंदिर रहेगा या चंद दलालों की अवैध वसूली का अड्डा। तो डिबेट सेंटर में यहीं तक देखते थे हमारे साथ न्यूज़ प्लस। नमस्कार।